हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमने आपके साथ बच्चों चैप्टर 1 कर रहे थे, 3 क्लास कर चुके थे। पहली क्लास में हमने आपको एट्रीब्यूट्स करा दिया था, ऑब्जेक्टिव्स करा दिए थे, फंक्शंस करा दिए थे। फिर उसके बाद मैंने आपको कराए थे एडवांटेजेस और लिमिटेशन। फिर तीसरी क्लास के अंदर हमने और आगे का काम किया था, जिसमें हमने डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग किया था, और उसके बाद हमने यूजर्स वाला काम किया था। ठीक है जी। आगे आज कर रहे हैं, एक और काम भी किया था शायद तीसरी क्लास में, हाँ, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वाला। आगे आज हम चल रहे हैं, आज हम करेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, 2 सिस्टम्स होते हैं बच्चों। कौन कौन से? डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम बच्चों ये कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि इसमें हम हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स, डेबिट भी और क्रेडिट भी रिकॉर्ड करते हैं। तो इन डबल एंट्री सिस्टम ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विद बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कार परचेज करी तो कार आई, पैसे गए, तो दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होंगे, डेबिट वाला भी और क्रेडिट वाला भी, और हर ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम दोनों एस्पेक्ट हर ट्रांजैक्शन के नहीं रिकॉर्ड करके चलते। किसी के दोनों कर लेंगे, किसी का खाली क्रेडिट रिकॉर्ड कर देंगे, किसी का खाली डेबिट रिकॉर्ड कर देंगे, और किसी के दोनों ही नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो इसीलिए इसे कहते हैं इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इसे कहते हैं कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले हम आपके नोट्स पर चलते हैं और आपको सबसे पहले मीनिंग रीड करवा देते हैं। कह रहे डबल एंट्री सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्लियर? एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन, वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, अदर एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड on the credit side. एग्जाम्पल दे दिया। आगे कहते हैं अंडर द डबल एंट्री सिस्टम बोथ these aspects are recorded, the system is based on the dual aspect concept. बात आपको क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं क्लास हम। सिंगल एंट्री जो हमने आपको समझाया, सिंगल एंट्री के लिए क्या कह रहे हैं, अगर आपको सिर्फ डिफाइन करना आ गया, कह रहे सिंगल एंट्री सिस्टम ऑल्सो नोन एज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आगे बढ़े, ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बी डिफाइंड एज इनकम्प्लीट सिस्टम। इन दिस वे ऑल द ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस। इन सम ट्रांजैक्शंस दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर देता है। कुछ ट्रांजैक्शन में ईदर वन रिकॉर्ड करेगा, डेबिट कर देगा, क्रेडिट नहीं करेगा, क्रेडिट कर देगा, डेबिट नहीं करेगा, और कुछ में रिकॉर्ड ही नहीं करता है। तो इसीलिए हम इसको इनकम्प्लीट सिस्टम बोलते हैं। इसमें हम पर्सनल और कैश अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। इंस्टीड ऑफ मेंटेनिंग ऑल द अकाउंट्स, खाली पर्सनल और कैश अकाउंट्स जो है आप मेंटेन कर लेते हो। तो अब क्लास क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये आएगा? हाँ, शॉर्ट नोट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में कि शॉर्ट नोट लिखो। तो एक आ सकता है आप इस पे शॉर्ट नोट 2 नंबर का आ जाए, एक क्वेश्चन आ सकता है इस पे शॉर्ट नोट आ जाए, एक आ जाए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, वो आ जाए। ठीक है जी। तो इस पे शॉर्ट नोट आपको आना चाहिए लिखना। तो कैसे लिखेंगे? अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच ऑल द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड with both the aspects of accounting, that is debit and credit. Clear? It is a complete system of account. For example, if you have purchased something, तो इस तरह का एग्जांपल दे दे। One aspect is debited, जैसे कार आई तो कार डेबिट हुआ, कैश गया, कैश क्रेडिट हो गया। तो इस तरह का एक एग्जांपल दे देंगे। फिर भी अगर आपको नहीं, मैंने तो रटना ही है जी, मैंने तो रटना ही है, हमने सीखा ही नहीं जी समझ के लिखना, कैसी बातें कर रहे हो, हमारी मैडम मार्क्स नहीं देंगी। तो आपको देखना है क्लास, अपनी लैंग्वेज में अगर क्रिएट कर सकते हैं तो दैट इज वेरी गुड। सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम आपको पता है इनकम्प्लीट सिस्टम है, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, वही बात लिख रहे हैं जो बुक में लिखी हुई है। इन दिस सिस्टम ईदर a transaction is recorded incomplete, some transactions are recorded with one aspect of accounting and some transactions are not recorded at all. That is in your language. आप देखें वो लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। अगर आप कहते हैं सर we are not capable of writing in such a manner, फिर आप याद करें। ठीक है, फिर इसके अंदर लिखेंगे in single entry system mostly all the cash accounts and personal cash accounts and all the personal accounts are maintained. तो हम पर्सनल अकाउंट राम से कितना लेना है, शाम को कितना देना है, ये सारा मेंटेन करते हैं, कैश अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो वो वाली लाइन लिख देंगे। फिर एक लाइन लिख देंगे इट इज ए इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इससे आपका शॉर्ट नोट 2 नंबर है, बहुत बड़ा हो चुका है अब तक, इससे ज्यादा लिखना भी नहीं है आपने। अब क्या क्वेश्चन आ सकता है सर, इसके अंदर जो हमारे को दे रखे हैं वो बुक में एडवांटेजेस दे रखे हैं। हाँ, एडवांटेजेस आ सकता है। तो एडवांटेजेस के लिए हमने शॉर्टकट बना लिया है, क्रैम्स f की पावर 3, f की पावर 3, f की पावर 3, क्रैम्प आ गया। वो कहते हैं ना क्रैम्प्स, चोट लग गई, वो प्लेयर्स को चोट लग जाती है तो क्रैम्प, खिंचाव पड़ जाता है ना, क्रैम्प आ गया, तो लंगड़ा सिस्टम। तो उससे याद आएगा इनकम्प्लीट लंगड़ा सिस्टम है। तो कौन सा कंप्लीट है? डबल एंट्री। तो वो क्रैम्प वहां से याद आएगा कि क्रैम्प किसका शॉर्टकट था, तो क्रैम्प किसका निमोनिक था, आपको याद आ जाएगा। अब
ढूंढ के बुक खोल लें सारे बच्चे और बताएं सी से कौन से वाला पॉइंट है, सी से बताएं कौन से वाला पॉइंट है। बताएं क्लास, आप अपने नोट्स में देखें और मुझे बताएं सी से कौन से वाला पॉइंट है, फिर इनसे कौन कौन से पॉइंट है। क्रैम्स एफ की पावर, कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल, कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल। दिखाई दे रहा है सबको, सबको नोट्स में दिखाई दे रहा है ये वाला पॉइंट सर, दिख रहा है, दिख गया, मिल गया सर, मिल गया। हाँ जी, आर बताएं फिर, आर कौन से वाला है, आर जिसपे पूरा का पूरा सिस्टम है डबल एंट्री, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, कंप्लीट रिकॉर्ड, आर कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। ए अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज इंश्योर्ड, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज इंश्योर्ड। सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया, ये आएगा भी नहीं समझ। सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी आप वहां तक पहुंचे नहीं हो, अभी आपका फर्स्ट यूटी शुरू होने वाला है, अभी आपका टर्मिनल नहीं हुआ। तो अभी जब ये वीडियो आप देख रहे हैं आपका फर्स्ट यूटी चल रहा है, अगर आप आगे बढ़ चुके हो तो आपको बात समझ आ जाएगी। जब हम अकाउंट डबल एंट्री बनाते हैं ना, तो डबल एंट्री में रिकॉर्डिंग होने के बाद जब वो लेजर में जाती है तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग के बाद जब वो लेजर में क्लासिफिकेशन होती है, उसके बाद सारे अकाउंट्स की बैलेंसिंग होती है, और सारे अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं उन बैलेंसेस से एक चीज बनती है जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट का टोटल डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच कर जाता है। जब ये डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच कर जाता है तो हम कहते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इंश्योर्ड हो जाती है डबल एंट्री सिस्टम। क्योंकि अगर ये टोटल मैच नहीं हुआ तो यानी हमने कोई गड़बड़ करी है, तो डबल एंट्री सिस्टम से अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इंश्योर्ड हो जाती है। अच्छा सर समझ आ गया हमारे को, तो पॉइंट अच्छी बात है, समझ आ गया। तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी डबल एंट्री सिस्टम में इंश्योर हो सकती है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तभी बन सकता है, सिंगल एंट्री में तो बन ही नहीं सकता। सर क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आप अकाउंट्स ही पूरे नहीं बना रहे। जब अकाउंट्स ही कंप्लीट नहीं बना रहे तो आपको कैसे बनेगा ट्रायल बैलेंस? और बना भी लोगे तो गलत बनेगा। पी डिटरमाइंस, और अगर तुम्हारी बुक में डिटरमाइन की जगह और भी कुछ लिखा हो सकता है, असर्टेन, नो पता लगाना, असर्टेनिंग पता लगाना, डिटरमाइंस करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। और करेक्ट वर्ड नहीं लिखा हमारी बुक में, हटा दिया है, पहले करेक्ट लिखा था अब हटा दिया है। सही है करेक्ट लिखना, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों? क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में इसी से आपको डिफरेंस भी करा दूंगा। सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में अगर डिफरेंस आ गया, पर बुक में तो है नहीं, आ गया पेपर में फिर, तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन जाएगा कि सिंगल एंट्री करेक्ट प्रॉफिट नहीं बताता, डबल एंट्री करेक्ट प्रॉफिट बताता है। तो अभी तुम्हारी बुक में सिर्फ डिटरमाइन या सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, वर्ड नहीं है, ये लिखना चाहिए कि डबल एंट्री से करेक्ट प्रॉफिट पता लगता है। हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो डबल एंट्री सिस्टम डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट की हेल्प। ये एक साइंटिफिक सिस्टम है, क्योंकि रूल्स पर आधारित है, इसलिए एक साइंटिफिक सिस्टम है, तभी इसका डेबिट क्रेडिट मैच कर जाता है। साइंटिफिक सिस्टम। एफ के 3 पॉइंट है तो एफ की पावर 3 लिख दी। अब इसके अंदर भी इस साल वाली बुक ने एक वर्ड हटा दिया है, फुल डिटेल्स फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल, फुल डिटेल्स फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। अगर आपको कंट्रोल करना है अपने बिजनेस पर तो ये सारी डिटेल प्रोवाइड करता है। फुल डिटेल्स फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। आप फ्रॉड पता लगा सकते हो, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, कोई गड़बड़ कर रहा है, फ्रॉड एंड कोई मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा है आपके फंड्स के साथ, तो फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन का पता लगा सकते हो। डिटेक्शन मतलब पता लगाना। सर इसकी जगह कोई और वर्ड? हाँ ऑब्वियस सी बात है, इंस्पेक्ट वगैरह ऐसा कुछ लिख सकते हो। डिटरमाइंस की जगह असर्टेन्स, नो द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। सर याद नहीं आ रहा वर्ड, नो लिख दो, नो पता लगाना, नो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। असर्टेन लिख दो, असर्टेनिंग द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट लास्ट एफ, असर्टेनिंग। अब ये ना पता लगे, ना याद आए, सर पता नहीं क्या वर्ड लिखा हुआ था। असर्टेनिंग का मतलब पता लगाना, तो पता लगाना है। अब असर्टेनिंग की जगह कुछ और लिख दो, डिटरमाइंस लिख दो, वो भी नहीं आता, नो लिख दो। नोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ आपको डबल एंट्री सिस्टम से फाइनेंशियल पोजीशन का ही पता लगता है। तो ये आ गया क्रैम्स एफ की पावर 3, क्रैम्स एफ की पावर 3। सी कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल, आर कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, ए अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, पी प्रॉफिट एंड लॉस, एम मैनेजमेंट, एस साइंटिफिक सिस्टम, फुल का एफ, फ्रॉड का एफ, फाइनेंशियल पोजीशन का एफ। तो हर अल्फाबेट से आपको वर्ड याद आएगा, वर्ड से आप सेंटेंस बना के अपने पॉइंट बना देंगे। तो 9 पॉइंट है सर, 9 के 9 याद करने हैं, 4 नंबर से ज्यादा खतौटी आएगा, मैक्सिमम 4 नंबर, 2 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा, तो 3 पॉइंट लिख के एक्सप्लेन करके आना है, 9 थोड़ी लिखाने। तो याद करा दिया आपको सारे पॉइंट, समझा दिया आपको सारे पॉइंट्स। एग्जाम में थोड़ी 9 लिख के आए, 2 नंबर में आप 9 लिख के आ रहे हो, तो थोड़ी आप 9 लिखाओगे, वो तो आपने जितना गुड़ उतना ही मीठा करोगे ना एग्जाम को। तो बिल्कुल सही बात है ना। अब डिफरेंस आ गया डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। डबल एंट्री और सिंगल एंट्री का मीनिंग आ सकता है 2 नंबर में, 2 नंबर में। मीनिंग के अलावा 2 क्वेश्चन ही हो गए, एडवांटेज आ सकता है तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, दोनों में डिफरेंस आ सकता है। अब डिफरेंस वाले पॉइंट देख लो कौन कौन से बन सकते हैं। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बन सकता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन बी इंश्योर्ड इन दिस सिस्टम बट इट कैन नॉट बी इंश्योर्ड इन दिस सिस्टम। इट इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन बट इट इज नॉट अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। इसको चलो छोड़ देते हैं भाई, मैनेजमेंट को वो भी हेल्प कर ही देगा, सिंगल से भी थोड़ी बहुत हेल्प तो हो जाएगी, ठीक है।
डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिसअप्रोप्रिएशन कैन बी डिटेक्टेड है, बट वो वहां नहीं डिटेक्ट हो सकता। एक करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस वाला हो गया, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसके अंदर करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता लगता है, इसमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं लगा सकते आप। तो ये 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गए, ठीक है जी। तो 4 बहुत है, 4 नंबर से ज्यादा का आएगा नहीं। तो सिंगल एंट्री और डबल एंट्री, और अगर बनाना है तो इट इज सिंपल। सिंगल एंट्री सिंपल होता है, ये इतना सिंपल नहीं है, तो ये सिंपल होता है। तो ये आपको सीखने के लिए पहले अकाउंट सीखना पड़ेगा। ये तो आइसक्रीम वाला भी कर लेता है, कितनी आइसक्रीम बेची आज, मेरे पास कितनी आइसक्रीम बेच के आया, दिन में देखता हूँ इतनी आइसक्रीम बेची। अब रेडी वाले ने मान लो आज 3000 की आइसक्रीम बेची, गर्मियों का टाइम चल रहा है, बिक्री है उनकी, अब 3000 में वो कैलकुलेट कर रहा है, मेरे को 22% कमीशन मिली है। सर आपको ये भी पता है 22% कमीशन होती है? अंदाजा होता है, पता करते रहते हैं फालतू की चीजें। तो 22%, 23% ये इनको कमीशन मिलती है जितनी ये सेल करते हैं, ठीक है जी। तो खैर हमने कोई रेडी तो लगानी नहीं, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, बट ये मैं अपनी नॉलेज के लिए वैसे लोगों से मिलता हूँ तो उनसे पूछता रहता हूँ क्या इनकम होती है, ताकि आप लोगों तक बता सकूं कि और क्या क्या तरीके हैं इनकम कमाने के। सर हमने रेडी लगानी क्या? अरे नहीं मजाक करो, रेडी थोड़ी लगानी है, मैं तो बता रहा हूँ कि सिंगल एंट्री रेडी वाला भी बना लेता है, दुकानदार भी कर लेता है। तो वो सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ठीक है जी। याद हुआ क्रैम्स एफ की पावर 3, एक बार सुनाना सी जल्दी से मेरे साथ साथ। कंपैरेटिव स्टडीज पॉसिबल, आर कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, ए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इज मेंटेन्ड, एम हेल्प्स मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, पी डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, एस साइंटिफिक सिस्टम। 3 एफ वाले थे, फ्रॉड एंड मिसअप्रोप्रिएशन कैन बी डिटेक्टेड, और एक और एफ था फुल डिटेल फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। फुल तुम्हारी बुक में वर्ड नहीं है, वो लगा लेना आगे फुल। और लास्ट क्या था? लास्ट क्या था? फाइनेंशियल पोजीशन। तो असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे मेरे को एफ से याद आया फाइनेंशियल पोजीशन वाला, तो असर्टेन क्या पता लगाते हैं, असर्टेनिंग, डिटरमाइनिंग, नोइंग। तो ये सारे पॉइंट्स आपने कर लिया। आज मेरे साथ आपने डबल एंट्री और सिंगल एंट्री का डिफरेंस कर लिया। अब कुछ टॉपिक आपके छूटे हुए बीच बीच में, सर चैप्टर खत्म नहीं हुआ सर आपने कुछ टॉपिक छुड़वा दिए थे, इसके अलावा आना ही नहीं एग्जाम में कुछ। सर फिर ना करे क्या? ना भाई मेरे पे इल्जाम मत लगाना। सर आ गया सर, अब आप कल्प्रिट बन गए सर, अब हम कैसे करें? अरे भाई करा देता हूं मैं, आने के चांस बाकी इन्हीं में से हैं, जितना अब तक करा दिया। क्या छूट गया वो देख लेते हैं हम। यहाँ तक सारा किया हुआ, पीछे तक लिमिटेशन तक हमने कुछ नहीं छोड़ा था, ये सब कर लिया था, इसमें कुछ नहीं छोड़ा हुआ। ऑब्जेक्टिव कर लिए, फंक्शंस कर लिए, एडवांटेज कर लिए, इसका डिसएडवांटेज यहाँ तक सारा कर लिया। अब इसका है रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। सारे पॉइंट्स आप देखो, सब आपने करे हुए नहीं करे। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स रोल ऑफ अकाउंटिंग। क्या? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग का एक रोल है, आपने पढ़ रखा है, मेरे साथ नहीं पढ़ रखा सर, हर जगह ही पढ़ रखा है सर, बर्फी में भी पढ़ा है सर, प्लेयर में भी पढ़ा है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है, मैनेजमेंट को असिस्ट करती है, कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करती है, एविडेंस, आपने मेरे साथ दिल्ली कार्ड्स का ई किया था, उसमें एविडेंस था। तो ये एक नया टॉपिक नहीं है, उसी में से उठा के एक नया टॉपिक बना रखा है, बस ये वही सारे पॉइंट है। तो आपको सारे पॉइंट क्लियर है, बस आपने याद करना है। सर निमोनिक नहीं बनाया, इसका कोई निमोनिक नहीं बनाया हुआ। अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस जिस दिन मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था सोनू वाला एग्जाम्पल पहली क्लास में करा दिया था, तो आपको याद करें उसके अंदर हमने क्या बातें करी थी। तो अकाउंटिंग प्रोसेस ही आना नहीं है, चार्ट बना हुआ है, एक बार चार्ट से देख लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस में ये लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई कर लिया और मेजर कर लिया, मेजरमेंट हो गया, पता लग गया कि कोई ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की है। तो उसके बाद क्या करते थे? आइडेंटिफिकेशन और मेजर के बाद क्या करते थे? रिकॉर्ड। तो ये आपने घुमाया, ये आ गया रिकॉर्ड, यानी इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, तो ये नंबर 3 हो गया। जब आपने एट्रीब्यूट्स करते, यही करते मेरे साथ, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आपने क्या किया था? मेजरमेंट, देन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कितनी किताबों में होती थी? तो मैंने आपको बताया था रिकॉर्डिंग 8 किताबों में होती थी, ये नाम लिखवाए थे, जाके चेक करें। तो ये कौन कौन सी आपके कोर्स में नहीं थी? देखो स्टार लगाया हुआ है, ओहो इन्होंने लिख भी दिया नॉट इन सिलेबस। ओ भाई साहब लिख भी दिया इन्होंने नॉट इन सिलेबस, तो मैंने पहले ही बता दिया था आपके सिलेबस में नहीं है। तो बाकी 8 किताबें वापस यहीं पे आ गए, यहाँ पर डबल एरो इधर भी है, इधर भी है। अब इसके बाद फिर यहाँ से गए, ये गया। इसके बाद क्या करते हो आप? क्लासीफाई करते हो। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग के बाद क्या करते थे? फिर आप समराइज करते थे। समराइजिंग के बाद क्या करते थे आप? एनालाइज और इंटरप्रेट करते थे। उसके बाद क्या करते थे? कॉम्युनिकेट। सर वही वाली सारी चीजें तो लिखी हुई हैं, बस चार्ट में समझा दी, मुझे तो पता ही है, आपको बता रहा हूँ, बस ये चार्ट में समझा दी है, वही वाली सारी चीजें हैं, तो आप देख लेना। ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। कौन कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चौथी तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, वो आपके कोर्स में नहीं है। हमारे 11th स्टैंडर्ड में 3 थ्योरी में होगी, आगे कुछ नहीं। बुक का नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, अगर अपनी बुक का नाम देखोगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करना है आप? फाइनेंशियल अकाउंटिंग किससे डील करती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम ही लिखा हुआ है, नाम ही लिखा हुआ है। तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस किया, क्या खर्चे हैं, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने यही डिटरमाइन करना है। तो ये सारा लिखा हुआ है, डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगाना, फिर नीचे और ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है ये सारा, ठीक है जी। तो जनरली ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। आगे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग किससे डील करती है बच्चों? कॉस्ट अकाउंटिंग डील करती है बच्चों, लेट अस सपोज ये हमारे पास स्टेपलर पड़ा हुआ है। अब ये जिस कंपनी ने स्टेपलर बेचना है, कंपनी कंगारू है, कंगारू ने स्टेपलर बेचना है, तो पहले बेचने से पहले कितने का बेचे, प्राइस कितने का बेचे, उससे पहले कंपनी ये पता लगाएगी कि मेरे को घर पे कितने का पड़ा है, यानी कंपनी को घर पे कितने का पड़ा है। कंगारू कंपनी पहले से कॉस्ट डिटरमाइन
डिटरमाइन करेगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट सो दैट दे कैन टेक द डिसीजन कि मुझे कितने प्राइस पर इसको बेचना है। तो ये तभी बेच पाएंगे जब उसको कॉस्ट पता होगी। अगर मान लो उसने बेच दिया 500 रुपए का, घर में इसका 600 का बन रहा है, या बेच दिया 70 रुपए का और घर में इसको 80 रुपए का पड़ रहा है, समझ रहे हो? तो पहले इसकी कॉस्ट डिटरमाइन करेगी, कॉस्ट डिटरमाइन करने के बाद डिसीजन लेंगे कि कितने का बेचना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई फोन हो तब भी। तो असर्टेनिंग द कॉस्ट, ऊपर जाते हैं सबसे पहले जहां पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले डील्स विद रिकॉर्डिंग द कॉस्ट विद द ऑब्जेक्टिव असर्टेनिंग, रिड्यूसिंग, कंट्रोलिंग कॉस्ट। अब हम नीचे चलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड एंड हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, से फिक्सिंग द प्राइसेस, एक्साइजिंग कंट्रोल्स। लास्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट ने क्या करना है बच्चों? मैनेजमेंट ने डिसीजन लेने हैं। मैनेजमेंट में क्या करना है? मैनेजमेंट ने बच्चों डिसीजन लेने हैं। तो डिसीजन लेने के लिए उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो डील्स विद प्रोवाइडिंग द डिजायर्ड एंड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ताकि वो अपने डिसीजन मेकिंग कर सके। मैनेजमेंट फॉर डिस्चार्जिंग देयर फंक्शंस, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाना, कितने फंड्स चाहिए, कितनी कॉस्ट लगेगी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज इन्वॉल्व्ड इन जनरेटिंग द इंफॉर्मेशन, जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट एज इट enables the management in decision making. So ultimately management accounting deals with the generating of the information so that they can take the decisions regarding कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा एम्प्लॉय को रखना है, कौन से को नहीं रखना है, ठीक है। तो उनको हर चीज के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। कहां से मिलेगी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। तो उन्होंने कौन सी पॉलिसी बनानी है, फंड्स कितने चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, तो ऑल दीज need information, so that information will be given by management accounting। चलो जी, अब आपके कुछ और टॉपिक रह गए हैं। हाँ जी बच्चों, अब हमारा क्या रह गया था इस चैप्टर के अंदर? रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। चार्ट आपको आपके नोट्स में दे रखा है, आपकी बुक में दे रखा है, ये आपको आपकी बुक में दिखाई देगा। ये सर्कल ही सब कुछ बता रहा है। सबसे छोटा सर्कल है वो बुक कीपिंग है, उससे बड़ा सर्कल अकाउंटिंग, और सबसे बड़ा सर्कल जो है वो अकाउंटेंसी है। यानी अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों आते हैं। अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आता है, और बुक कीपिंग सबसे छोटे वाला सर्कल है। तो बुक कीपिंग किससे डील करता है? बुक कीपिंग डील करता है रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन से। तो बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज विच डील्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। जब आपने रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, एंड देन आपका अकाउंटिंग स्टार्ट होता है समराइजिंग से। तो अकाउंटिंग बेसिकली तभी होगा जब ये एंड होगा। वेयर बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटिंग स्टार्ट्स। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी हुई थी। ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग इंक्लूडेड है, लेकिन अकाउंटिंग का स्कोप को याद करो, वो रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग के बाद शुरू होता था। यानी समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो उसके बाद शुरू होगा जब बुक कीपिंग एंड हो जाएगी। और जो मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूं कि कैसे अकाउंटिंग की जाती है, तो मैं इस वक्त जो आपको पढ़ा रहा हूं दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंट्स व्हेन आई एम एजुकेटिंग यू, दैट इज अकाउंटेंसी। क्या आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं? बुक कीपिंग सबसे बेसिक काम है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, और उससे पहले आपको पता है आइडेंटिफाई और मेजर करना। आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई तो आपने बुक कीपिंग के अंदर कर लिया। उसके बाद जब बुक कीपिंग खत्म हुई तो अकाउंटिंग स्टार्ट हुई। लेकिन अकाउंटिंग का पार्ट ही है, डेफिनेशन के अंदर ही आप समझ गए थे अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ। वहीं पे आप समझ गए थे कि ये भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल। बड़ा सर्कल ये बता रहा है इस बड़े सर्कल के अंदर ही ये है, तो अकाउंटिंग का पार्ट ही है ये। फिर सबसे बड़ा सर्कल अकाउंटेंसी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि कैसे अकाउंट्स बनाते हैं, दैट इज बेसिकली अकाउंटेंसी। तो आप इसको रीड कर लेंगे, ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाएगा। तो इसका डिफरेंस हमने एनपीएस की पावर 3 करा दिया था, और इसका डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, जो बातें मैंने आपको बताई वही सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं कि दिस डील्स विद द रिकॉर्डिंग, दिस इज अकाउंटिंग, जो एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी है। और ये जो है हम पढ़ा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं आपको कि हाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिकॉर्डेड, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं दैट इज अकाउंटेंसी। ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है। ये वहां स्टार्ट होती है जब बुक कीपिंग एंड होती है। तो इट इज कंप्लीट प्रोसेस। इसमें तो दोनों इन्वॉल्व है, क्योंकि तो सबसे बड़े सर्कल में था। इसमें तो बुक कीपिंग भी आएगी और अकाउंटिंग भी आएगी। इट डिपेंड्स ऑन करेक्ट रिकॉर्डिंग, और ये डिपेंड करता है इस पर, इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। और इसमें तो दोनों इंक्लूडेड, इंक्लूड्स बोथ। तो जनरली चांसेस कम है कि इसका डिफरेंस है, जो डिफरेंस आता है वो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का आता है, इसका कम आता है। तो ये आप देख लेंगे। It is part of accounting because it involves recording of the transaction. So basically recording, then classifying and preparing the financial statements, which is based of analyzing, a function of accounting. Analyzing का clearly लिख दिया है, function of accounting. It analyzes the financial statement made available by the process of bookkeeping. It involves teaching methodology to record the transaction, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस वक्त। मैं इस वक्त जो आपको basically, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं आपको accounts पढ़ा रहा हूँ। Basically मुझे बोलना चाहिए कि मैं accountancy पढ़ा रहा हूँ आपको। Clear? तो टेक्निकली हम इसको यूज नहीं करते, अकाउंट्स बोल देते हैं। तो हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंट्स इज अकाउंटेंसी। तो ये वाला टॉपिक बड़ा लीस्ट
चांसेस है कि एग्जाम में आए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी एग्जाम में नहीं आएगा। तो लास्ट में जो मैं करा रहा हूँ वो टॉपिक हैं जो बहुत कम आते हैं। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के 3 पार्ट्स बना रखे हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन आ गया, बैलेंस शीट की बात कर रहा है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश फ्लो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहा है, ये रहा कैश फ्लो। तो कैश फ्लो, फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी? प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, कितने इनकम है, कितने खर्चे है, क्या कमाया, क्या गवाया, तो ये सारी वो इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है कि आपका क्या प्रॉफिट है। जैसे आपको मैंने बताया हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से पता लगता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। नेट प्रॉफिट कहाँ से पता लगता है? P&L अकाउंट से। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट से, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, तो उससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता लगेगा। बैलेंस शीट से क्या पता लगेगा? फाइनेंशियल पोजीशन। तो बैलेंस शीट बताएगी आपको फाइनेंशियल पोजीशन, आपके कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, लोगों से कितना लेना है, लोगों को कितना देना है, तो लायबिलिटी कितनी है, लेना कितना है लोगों से, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता लगेगी। इनफ्लोज क्या है? कैश फ्लो के अंदर पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है, कितने इनफ्लोज है, कितने आउटफ्लोज है, तो कितने इनफ्लोज है, कितने आउटफ्लोज है ड्यूरिंग द पीरियड, ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगता है जो आप 12th में बनेंगे। तो 3 इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश फ्लो। तो ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी करा दिया है कि आपको ऐसा ना लगे सर चैप्टर का ये वाला पॉइंट आपने क्यों छुड़वाया। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब हमने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है चैप्टर का, सारी चीजें कर ली हैं इस चैप्टर से, वो आप चेक कर सकते हैं। तो A to Z हमने सारा चैप्टर कर लिया है। ये भी बता दिया इंपॉर्टेंट क्या है, निमोनिक्स भी बता दिए, क्लास में याद भी करा दिया। वो आपको बहुत बढ़िया मजा आ गया है चैप्टर में। अगर आपका होगा तो एक और क्लास इसमें बना देंगे जिसके अंदर हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप को भी डील कर लेंगे। वैसे थ्योरी चैप्टर हमारी तरफ से खत्म हो गया है। होप आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आ गए। अब अपने निमोनिक्स याद करने हैं, और निमोनिक्स एक बारी अगर आपको याद हो गए, उसको आप जब जैसे 4-5 बार तो मैंने क्लास में बोल दिए, हर क्लास में रिवाइज कराया है, तो हर निमोनिक मैंने 2-3 बार ही बोल दिया है, क्लास में आपसे सुन लिए हैं। अगर आप ध्यान से सुन रहे तो आपको याद हो चुके हैं। जब 3-4 बार टेस्ट दे दोगे, जैसे क्लास टेस्ट दे दिया या कहीं पर वहाँ टेस्ट दे दिया और 4-5 बारी मेरे साथ कर लिया, तो ये आपको 12th तक भी नहीं भूलेगा। और मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर की कुछ थ्योरी 12th में भी है। जब आप एनालिसिस बुक का 2nd चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में करेंगे तो इस चैप्टर की कुछ थ्योरी वहां पर भी है, वहां पे भी काम आएगी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर दें, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दें कि भाई ये ले चैप्टर 1 ये रहा मस्त वाला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।